हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट देखने वाले हैं। वैसे आपकी जो आपका सिलेबस है, आपके बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इसमें ओनली पॉलीसेकेराइड एक टॉपिक दिया गया है, बट यहाँ पर ये पूरा समझने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट पूरा समझना जरूरी रहता है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये अगर आप बायोलॉजी में नहीं अगर इसको देखते हो तो आप केमिस्ट्री में एक 12th में चैप्टर रहने वाला है बायोमोलिक्यूल, तो वहां पर ये सारी चीजें आप देखने वाले हैं। सो अभी के लिए आप अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप समझ लोगे। सो यहाँ पर स्टार्ट करें कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट, पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमारा एक इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स रहता है, इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स रहता है। और इसका डेफिनेशन देना हो तो डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। इसका डेफिनेशन देना हो तो डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो, या इसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसके साथ कीटोन ग्रुप हो, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर सैकेराइड भी बोलेंगे। इसका अदर नेम है सैकेराइड। सैकेराइड जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, सैकेरॉन। इसके ऊपर से सैकेराइड वर्ड आया है। इसका मीनिंग होता है सुगर। इसका मीनिंग होता है सुगर। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके डेफिनेशन, इसके अंदर बहुत सारे, यहाँ पर डेफिनेशन को एनालिसिस करें तो जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप और इसके साथ एल्डिहाइड होना चाहिए यानी कि CHO ग्रुप होना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। या इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप तो होने ही चाहिए, प्लस इसके साथ अगर एल्डिहाइड नहीं है तो इसके साथ कीटोन होना चाहिए। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से यहाँ पर कीटोन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास बहुत सारे OH ग्रुप हो और इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो या इसके साथ कीटोन ग्रुप हो, तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेना हो तो जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, जैसे कि CHO CHOH COH CHOH CHOH CH2OH, इस तरीके से ये हो गया ग्लूकोज। तो आप यहाँ पर इसमें देखो तो जैसे कि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप है, इस तरीके से बहुत सारे OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने 5 OH ग्रुप हुए और इसके साथ एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। ये हो गया ग्लूकोज। और हमारे ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिसके साथ CH2OH C डबल बॉन्ड O COH CHOH CHOH एंड CH2OH, तो ये स्ट्रक्चर हो गया फ्रुक्टोज का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम इस तरीके से हमारे बहुत सारे OH ग्रुप हैं, ये बहुत सारे OH ग्रुप हैं और इसके साथ यहाँ पर हमारे दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर कीटोन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये कीटोन हो गया। तो इस तरीके से हमारे ऐसे कंपाउंड जिसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। और ये जो हमारे, ये तो मोनोमर हो गए, ये हमारे एक सिंपल शुगर हो गई या मोनोसैकेराइड हो गए। तो इसके पॉलीमर रहेंगे, इसको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। और इसके एंड इट्स पॉलीमर, इसको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट रहेंगे इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे। कौन से 3 ग्रुप? तो इसके अंदर कितने
सिंपल शुगर यूनिट प्रेजेंट है, इसके हिसाब से इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे। कौन से? फर्स्टली आप यहाँ पर देखो तो जैसे कि फर्स्टली मोनोसैकेराइड, दूसरे ओलिगोसैकेराइड, और तीसरे पॉलीसैकेराइड। ये आपको नाम से समझ आ रहा होगा। मोनो यानी कि इसके अंदर ओनली 1 शुगर यूनिट हो, यानी कि इसके अंदर ओनली 1 शुगर यूनिट हो। इसके अंदर ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से लेके 10 तक शुगर यूनिट हो, 2 से लेके 10 शुगर यूनिट हो, और 2 से लेके 10 शुगर यूनिट एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के ये इस तरीके से ओलिगोसैकेराइड बनेंगे। और पॉलीसैकेराइड में यहाँ पर 2 से लेके ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 10 थे, तो यहाँ पर 10 से ज्यादा शुगर यूनिट रहेंगे। इसमें शुगर यूनिट रहेंगे वो 10 से ज्यादा रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। और इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के इस तरीके से पॉलीमर बनेंगे। जैसे कि कोई एक शुगर यूनिट है, ये दूसरे शुगर यूनिट से जुड़ा है, ये तीसरे, इस तरीके से यहाँ पर ये सारी प्रोसेस चलती जाती है। जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो इसको हम ओलिगोसैकेराइड में रखेंगे। ओलिगोसैकेराइड में भी आगे हम देखने वाले हैं, जैसे कि ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, इस तरीके से यहाँ पर इसके भी क्लासिफिकेशन रहेगा। और इस तरीके से यहाँ पर n नंबर यानी कि 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो ये हमारा पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। ओके, इसमें ये एक शुगर यूनिट है, ये दूसरा शुगर यूनिट है, ये तीसरा, इस तरीके से ये पॉलीमराइज होके हमारा पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे जो ये सैकेराइड या तीनों सैकेराइड है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे कि हमारे जो मोनोसैकेराइड रहेंगे वो टेस्ट में स्वीट रहेंगे, सेम हमारे ओलिगोसैकेराइड भी टेस्ट में स्वीट रहेंगे। बट पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये टेस्ट लेस रहेंगे। नेक्स्ट में ये वाटर में सॉल्युबल रहते हैं या नहीं रहते, तो ये हमारे मोनोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल रहेंगे, यानी कि वाटर के अंदर ये एक होमोलोगस सॉल्यूशन बनाएंगे। और ओलिगोसैकेराइड भी वाटर के अंदर सॉल्युबल रहेंगे, तो ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल रहेंगे। और हमारे पॉलीसैकेराइड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहेंगे, सो ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे, आपको ये याद रखना है। और वाटर के साथ ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर वाटर में इसको डाला जाए तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। ये दोनों होमोलोगस सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर के अंदर होमोलोगस सॉल्यूशन बनाएंगे, बट पॉलीसैकेराइड कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, और ये इनक्रिस्टलाइन रहेंगे, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड को फर्दर 2 तरीके से इसको क्लासिफाइज किया जाता है। एक इसके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, और दूसरे इसके अंदर कितने कार्बन नंबर प्रेजेंट है इसके हिसाब से। फर्स्टली यहाँ पर कार्बन नंबर के हिसाब से इसको किस तरह से क्लासिफाइज किया जाता है, और इसके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कैसे, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में देखा, डेफिनेशन में हमारे 2 टाइप के ग्रुप, जिसमें एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसको 2 तरह से, एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा और दूसरा कीटोन ग्रुप रहेगा। एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो इसको हम aldose शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? aldose शुगर बोलेंगे। और इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसको हम कीटोज शुगर बोलेंगे।
कीटोज शुगर बोलेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। एल्डिहाइड अगर ग्रुप होगा तो इसको एल्डोज शुगर बोलेंगे, और कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोज शुगर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज में हमने आगे देखा था, ग्लूकोज में हमारा इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से था, CHO या इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें तो जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में CHO, CHOH एंड CH2OH, ये हमारा सबसे छोटा 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड। तो इसमें हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इसको हम बोलेंगे एल्डोज शुगर। जैसे कि इसके एग्जांपल में ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज भी इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है। और कीटोज के एग्जांपल में बात करें तो कीटोज के एग्जांपल में जैसे कि 3 कार्बन वाला CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH, ये हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई क्यों, यहाँ पर 2 हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और सो इसलिए डाइहाइड्रोक्सी, और एसीटोन ये हमारा एक एसीटोन है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे, इसको रखेंगे कीटोज शुगर में। तो हमारा जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये हमारा कीटोज शुगर है। और इसके साथ साथ हमारे 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज का आगे हमने स्ट्रक्चर देखा है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, तो यहाँ पर जैसे कि CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH H, CHOH, CHOH एंड CH2OH। तो ये हमारा फ्रुक्टोज हो गया। फ्रुक्टोज में यहाँ पर हमारे कीटोन ग्रुप में प्रेजेंट है, सो इसलिए इसको हम कीटोज शुगर बोलेंगे। और कार्बन नंबर के हिसाब से किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है, तो कार्बन नंबर के हिसाब से यहाँ पर इसके सबसे छोटा वाला जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो 3 कार्बन का रहेगा, तो यहाँ पर इसको ट्राइयोज शुगर बोलेंगे, 4 कार्बन वाले को टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन वाले को पेंटोज बोलेंगे, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज बोलेंगे, 7 कार्बन वाले को हेप्टोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्टोज बोलेंगे। सो आपको ये याद करना है। ट्राइयोज यानी कि इसके अंदर 3 कार्बन है, टेट्रोज यानी कि इसके अंदर 4 कार्बन या 4 कार्बन है, पेंटोज इसके अंदर 5 कार्बन, हेक्सोज के अंदर 6 कार्बन और हेप्टोज के अंदर 7 कार्बन। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे मोनोसैकेराइड रहेंगे। अगर यहाँ पर इसको मिला के बोलना हो तो जैसे कि फंक्शनल ग्रुप और कार्बन नंबर मिला के बोलना हो तो जैसे कि यहाँ पर हमारा 3 कार्बन वाला ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड को इस तरीके से लिखना हो तो कैसे बोलेंगे, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा इसके अंदर पहले तो 3 कार्बन है, सो ये हमारा ट्राइयोज शुगर है और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इसको हम बोलेंगे एल्डो ट्राइयोज शुगर, इसको हम बोलेंगे एल्डो ट्राइयोज। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और इसके अंदर 3 कार्बन है, तो इसको 3 कार्बन और कीटोन ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे कीटो ट्राइयोज शुगर। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कीटो ट्राइयोज। सो आपको ये समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर इसके एग्जांपल में बात करें तो ट्राइयोज शुगर के पहले तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटो का एग्जांपल है 3 ट्राइयोज शुगर में कीटोज का एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज में जैसे कि इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज, ये टेट्रोज का एग्जांपल। पेंटोज के आपको पता है, पेंटोज में हमारे जो डीएनए और आरएनए में रहते हैं, ऐसे हमारे रिबोज शुगर जैसे कि रिबोज शुगर, ये एल्डोज शुगर का एग्जांपल है। और कीटोज शुगर में पेंटोज शुगर के कीटोज शुगर में रिब्यूलोज। हेक्सोज शुगर में यहाँ पर एग्जांपल है, हेक्सोज शुगर के आपको पता है जैसे कि ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये हमारे
आल्डर शुगर के एग्जाम्पल, और यहाँ पर फ्रुक्टोज है वो हमारा कीटो शुगर का, फ्रुक्टोज हमारा हेक्सो शुगर में कीटो शुगर का एग्जाम्पल है। और हेप्टो शुगर वैसे आपको जरूरी नहीं है, बट आपको अगर जानना है तो यहाँ पर हेप्टोज में ग्लूकोहेप्टोज, और यहाँ पर सेडोहेप्ट्यूलोज, ये इसके दो एग्जाम्पल है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा मोनोसेकेराइड हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर के सारे हमारे ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना हो तो स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर जैसे कि पहले हमने देखा ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो यहाँ पर आपने देख लिया है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपने देख लिया है। इसके बाद ट्रायल शुगर के, टेट्रा शुगर के, तो टेट्रा शुगर का यहाँ पर इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज है, बट यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर एक कार्बन ऐड कर देना है, जैसे कि यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर एक और कार्बन H है OH ऐड कर देना है, तो इसको ये हो जाएगा इरिथ्रोज और उसमें इरिथ्रुलोज हो जाएगा। सो ये इतना जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पेंटोज में हमारे रिबोज शुगर का आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। रिबोज इस तरीके से होंगे, जैसे कि यहाँ पर CHO, CHOH, CHOH, CHOH एंड CH2OH, ये हमारे रिबोज शुगर हो गया, ये हमारा रिबोज शुगर हो गया। सो आपको ये याद कर लेना है। और रिब्यूलोज अभी के लिए आपको जरूरी नहीं है, तो आपको यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाएंगे। सो हेक्सोज, इसके बाद हेक्सोज में यहाँ पर हमको 3 स्ट्रक्चर जानने हैं। एक ग्लूकोज का, हेक्सोज में यहाँ पर ग्लूकोज का CHO, CHOH, COH, यहाँ पर तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर H एंड OH का स्पेशल ओरिएंटेशन रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर OH रहेगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। ओके, सो ये आपको नोटिस करना है। इसके बाद CH, बाकी जो जैसे है वैसे ही CHOH, इसके बाद C, फिर से HOH एंड CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज का, ये आपको याद रखना है, ये ग्लूकोज का। और इसके बाद यहाँ पर गैलेक्टोज के किस तरीके से, तो यहाँ पर गैलेक्टोज ग्लूकोज के जैसे ही रहेगा, बट यहाँ पर इसके C4 कार्बन के ऊपर इसका स्पेशल ओरिएंटेशन जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर CHO, CHOH, COH, यहाँ पर OH, CHOH, CH2OH, ये हो गया हमारा गैलेक्टोज। ये कौन सा, तो गैलेक्टोज। जो आगे हम देखने वाले हैं, लैक्टोज जो शुगर रहेगा, मिल्क शुगर, इसके अंदर हमारा ये गैलेक्टोज मोनोमर रहेगा। तो आपको ये समझना है, ये गैलेक्टोज आपको समझ लेना है। इसके C4 कार्बन के अराउंड यहाँ पर इसका स्पेशल ओरिएंटेशन वो एक दूसरे में चेंज हो गया। इसके बाद तीसरा हमारा फ्रुक्टोज, तीसरा हमारा जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो फ्रुक्टोज किस तरह से रहेगा, तो फ्रुक्टोज यहाँ पर हमने देख लिया है, ये हमारा फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज में यहाँ पर सेकंड कार्बन नंबर के ऊपर यहाँ पर हमारा कीटोन ग्रुप, यानी कि ये जो कार्बन है वो हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन है। ओके, सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में D और L आइसोमर, D और L आइसोमर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के लास्ट कीरल कार्बन पहले तो क्या होता है, तो कीरल कार्बन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारा कीरल कार्बन ऐसा कार्बन जिसके अंदर पहले तो इसकी वैलेंस कितनी रहती है, तो कार्बन की 4 वैलेंस रहती है। तो ये चारों जो वैलेंस रहेगी इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल या ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलेंगे कीरल कार्बन। जैसे कि यहाँ पर A है, B है, X है और Y है, तो ये हमारा जो कार्बन है इसको कीरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे कि यहाँ पर कोई एक कार्बन है, कार्बन के यहाँ पर X है और यहाँ पर भी X है, इसके बाद A और B है, तो इसको हम कीरल कार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि
यहाँ पर हमारे दो सेम ग्रुप प्रेजेंट है, सो इसको हम किराल कार्बन नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पर ये जो कार्बन है इसको किराल कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर इसमें हमारे जो मोनोसैकेराइड रहेंगे इसमें हमारा सबसे लास्ट किराल कार्बन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर C5 कार्बन हमारा सबसे लास्ट किराल कार्बन है। तो इसके ऊपर H एंड OH का ओरिएंटेशन क्या है, इसके हिसाब से D एंड L आइसोमर नक्की होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर हमारा OH राइट साइड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज, इसको हम डी ग्लूकोज बोलेंगे। अगर इसके मिरर इमेज में, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो मिरर इमेज होगा, तो मिरर इमेज में इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा इससे सेम उल्टा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर OH जो रहेगा वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो इसको हम L ग्लूकोज बोलेंगे। इसके बाद L ग्लूकोज बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी के लिए आप इतना समझ लो, जैसे कि यहाँ पर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में CHO, C, H एंड OH एंड CH2OH, तो इसको हम यहाँ पर जो OH ग्रुप है लास्ट किराल कार्बन, इसमें हमारा एक ही किराल कार्बन रहेगा, तो यहाँ पर ये लास्ट किराल कार्बन है। अब यहाँ पर ये लास्ट किराल कार्बन के ऊपर हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, तो इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। बट इसके मिरर इमेज में इस तरीके से होगा, इसके मिरर इमेज में CHO, C, OH, H एंड CH2OH, तो इसके मिरर इमेज में यहाँ पर OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो इसको हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। तो ये डी एंड एल जो आइसोमर है वो भी आपको समझ लेते हैं। यहाँ पर गैलेक्टोज है, तो गैलेक्टोज में ये कौन सा आइसोमर है, तो यहाँ पर OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। सो ये तो हो गया इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये जो हमारे मोनोसैकेराइड रहेंगे इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर, बट इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करना हो, तो जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसको हम फिशर स्ट्रक्चर बोलेंगे, फिशर स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये फिशर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसको हावर्थ प्रोजेक्शन बोलेंगे, हावर्थ प्रोजेक्शन बोलेंगे। और हावर्थ प्रोजेक्शन में क्या होगा, तो हावर्थ प्रोजेक्शन में यहाँ पर दो टाइप की साइक्लिक रिंग रहेगी, एक हमारी पायरेनोज रिंग, एक हमारी पायरेनोज रिंग, जिसके अंदर हमारे टोटल जो साइक्लिक रिंग के अंदर 6 मेंबर रहेंगे, 6 मेंबर रहेंगे। और दूसरी हमारी फ्यूरानोज रिंग रहेगी, फ्यूरानोज रिंग रहेगी, इसके अंदर हमारे 5 मेंबर रहेंगे। अगर 6 मेंबर पायरेनोज रिंग की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के साथ, पायरेनोज रिंग में ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन और इसमें 5 कार्बन, इस तरीके से ये 6 मेंबर वाली रिंग रहेगी। और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन, इस तरीके से इसमें 5 मेंबर वाली रिंग रहेगी। तो ये रिंग किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हम ग्लूकोज को दिखाए तो ग्लूकोज में इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ये हमारा पायरेनोज स्ट्रक्चर हो गया। और इसके ऊपर H एंड OH इस तरीके से रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर H, ये हो गया OH, H OH, यहाँ पर तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर स्पेशल ओरिएंटेशन यहाँ पर चेंज हुआ था, जैसे कि यहाँ पर OH था, तो यहाँ पर OH H, फिर से H OH एंड H, और यहाँ पर जो C6 कार्बन रहेगा वो बाहर के साइड रहेगा, तो यहाँ पर CH2OH। सो आपको ये समझ में आ गया, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी दो टाइप से रहेगा, यहाँ पर इसके C1 कार्बन, ये जो कार्बन है C1, ये C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 और ये C6 कार्बन। तो इस तरीके से यहाँ पर C1 कार्बन रहेगा, इसको हम हेमी एसिटल कार्बन बोलेंगे। यहाँ पर ये जो कार्बन रहेगा इसको हेमी एसिटल कार्बन, हेमी एसिटल
कार्बन, या इसको हम कार्बोक्सिलिक कार्बन या कार्बोक्सिलिक कार्बन बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक कार्बन बोलेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक कार्बन के ऊपर H एंड OH का ओरिएंटेशन के हिसाब से इसके अल्फा एंड बीटा एनोमर रहेंगे, अल्फा एंड बीटा एनोमर रहेंगे। ये एनोमर क्या होते हैं, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर H ऊपर है और OH नीचे है, तो यहाँ पर इसके सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर दूसरा होगा, बट यहाँ पर जो H एंड OH C1 कार्बन के अराउंड जो H एंड OH का स्पेशल ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ पर पहले H एंड OH था, अब यहाँ पर OH ऊपर आ गया और H नीचे आ गया, और बाकी सब सेम रहेगा, H OH, यहाँ पर OH H, फिर से H OH H एंड CH2OH। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बट यहाँ पर इसके C1 कार्बन, ये C1 कार्बन है, ये C2 C3 C4 C5 और C6, तो इसके C1 कार्बन के अराउंड इसके दोनों के स्ट्रक्चर में चेंजेस है। यहाँ पर H ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर H नीचे की साइड है, यहाँ पर OH नीचे की साइड, तो यहाँ पर OH ऊपर की साइड, तो ये एक दूसरे के एनोमर हो गए, ये एक दूसरे के क्या हो गए, तो ये एक दूसरे के एनोमर हो गए। तो इसमें इसको अल्फा एनोमर बोलेंगे, ये हमारा अल्फा एनोमर हो गया, और ये बीटा एनोमर हो गया। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर फ्रुक्टोज को अगर देखेंगे, इसके बाद गैलेक्टोज को देखेंगे, तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। गैलेक्टोज में जैसे कि गैलेक्टोज में हम देखेंगे तो गैलेक्टोज में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जैसे कि इसमें पायरेनोज स्ट्रक्चर रहेगा, पायरेनोज स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्टली ये C1 कार्बन के ऊपर H एंड OH, इसके बाद H एंड OH OH H, बट यहाँ पर गैलेक्टोज में इसके C4 कार्बन के ऊपर OH ऊपर की साइड और H नीचे की साइड। ओके, सो ये आपको समझ लेना है। और H एंड फिर से CH2OH, ये इसका C6 कार्बन। तो ये हो गया गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। इसके एनोमर अगर देखना हो तो एनोमर में यहाँ पर ये अल्फा एनोमर हो गया। इसका बीटा एनोमर देखना हो तो बीटा एनोमर सेम रहेगा, बट इसका OH यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और H रहेगा वो नीचे आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बीटा एनोमर। ये इसका बीटा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को देखें तो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ये फ्रुक्टोज जो रहेगा, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। इसमें हमारी फ्यूरानोज रिंग रहेगी। तो फ्यूरानोज रिंग के अंदर इस तरीके से 5 मेंबर रहेंगे। इसके अंदर इस तरीके से 5 मेंबर, जैसे कि ये 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से 5 मेंबर वाली रिंग रहेगी। और ये फ्यूरान के स्ट्रक्चर के ऊपर से आती है, तो ये आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर H एंड OH का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, जैसे कि ये जो कार्बन है वो यहाँ पर जो हमारा हमने हेमी एसिटल और हेमिकेटल रिएक्शन में देखा था, हमारा जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन किस तरीके से होता है। यहाँ पर आई बटन पे अगर वो आपको जानना है तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हार्वर्ड प्रोजेक्शन इस तरीके से रहेगा। इसका ये C2 कार्बन, इसका C1 कार्बन, यहाँ पर CH2OH रहेगा, और यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा। फिर से यहाँ पर ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, इसके बाद ये C3 कार्बन, C3 कार्बन के ऊपर OH H, फिर से यहाँ पर H एंड OH, और यहाँ पर फिर से H एंड OH। तो ये हो गया इसका अल्फा एनोमर, इसका अल्फा एनोमर हो गया। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, इसका अल्फा एनोमर हो गया। इसका बीटा एनोमर देखना हो तो बीटा एनोमर सेम रहेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। थोड़ा सा चेंजेस क्या आएगा, तो यहाँ पर जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में इसकी यहाँ पर पहले जो CH2OH ऊपर था, अब ये CH2OH नीचे आ जाएगा। CH2OH नीचे आ गया और OH ऊपर चला गया। बाकी का सारे जो रहेगा वो सेम रहेगा। ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, C3 कार्बन, C3 कार्बन के ऊपर OH H H OH, फिर से H एंड
OH, यहाँ पर दोनों OH जो रहेंगे वो ऑपोजिट साइड में रहेंगे, तो ये हमारा बीटा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा बीटा स्ट्रक्चर या बीटा एनोमर हो गया। ये हमारा फ्रुक्टोज का अल्फा एनोमर और ये हमारा फ्रुक्टोज का बीटा एनोमर। सो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे मोनोसेक्राइड रहते हैं, और मोनोसेक्राइड में मेनली इंपोर्टेड जो हमने देखा है इसमें फर्स्टली हमने देखा ट्रायो शुगर में हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और टेट्रो शुगर में कोई इंपोर्टेड नहीं रहता इतना। पेंटो शुगर में यहाँ पर रिबोज और एक और डीऑक्सीरिबोज आएगा। डीऑक्सीरिबोज में जैसे कि ये रिबोज है, तो रिबोज में यहाँ पर इसके सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर से यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा, इसमें से ऑक्सीजन डिलीट हो जाएगा, तो इसको हम डीऑक्सीरिबोज बोलेंगे, डीऑक्सीरिबोज बोलेंगे। तो ये हमारा रिबोज एंड डीऑक्सीरिबोज ये इंपॉर्टेंट है। और हेक्सो शुगर में हमारे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के स्ट्रक्चर हमने देखे। और हेप्टो शुगर में यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये हो गया हमारा मोनोसेक्राइड। इसके बाद ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड में हमने देखा था, ओलिगोसेक्राइड में क्या था, तो ओलिगोसेक्राइड में हमारे 2 से लेके 10 तक शुगर यूनिट रहेंगे। ये हमारे हमने देखे मोनोसेक्राइड, तो इसमें ओलिगोसेक्राइड में हमारे 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड रहेंगे, और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। जैसे कि फर्स्टली हम बात करें ओलिगोसेक्राइड में इसके अंदर कितने शुगर यूनिट प्रेजेंट है, इसके हिसाब से फर्दर क्लासिफाइज किया जाता है। जैसे 2 शुगर यूनिट है, 2 शुगर यूनिट है, तो इसको हम डाइसेक्राइड बोलेंगे। अगर 3 शुगर यूनिट प्रेजेंट है तो इसको हम ट्राइसेक्राइड बोलेंगे। 4 शुगर यूनिट प्रेजेंट है तो इसको हम टेट्रासेक्राइड बोलेंगे। इसको हम टेट्रासेक्राइड बोलेंगे। इसके बाद 5 अगर शुगर यूनिट हो तो इसको पेंटासेक्राइड बोलेंगे। 6 को हेक्सासेक्राइड, 7 को हेप्टासेक्राइड, 8 को ऑक्टासेक्राइड और 9 को नोनासेक्राइड या नैनासेक्राइड और 10 को डेकासेक्राइड। ओके, सो आपको ये समझ लेना है, ये पीछे सेक्राइड आपको लगा देना है। तो ये हमारे ओलिगोसेक्राइड हो गए। ओलिगोसेक्राइड में आगे हमने इसका प्रॉपर्टीज वगैरह देख लिया है। अब यहाँ पर इसमें से ओलिगोसेक्राइड में मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे डाइसेक्राइड में हमारे 2 शुगर यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के ये डाइसेक्राइड बनाएंगे। जिसमें फर्स्टली इसका एग्जांपल है माल्टोज। ओके, माल्टोज में क्या होगा, तो माल्टोज में यहाँ पर जैसे कि हमारे 2 शुगर यूनिट, इसमें हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोमर यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ के हमारा डाइसेक्राइड बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा 1 शुगर यूनिट, इसमें इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि HOH HNCH2OH, ये हमारा 1 शुगर यूनिट, और इसके साथ यहाँ पर दूसरा शुगर यूनिट जुड़ेगा। दूसरा शुगर यूनिट यहाँ पर सेम हमारा अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा। तो ये हमारा दूसरा शुगर यूनिट, इसमें HOH HNCH2OH, ये हमारे दोनों
अल्फा डी ग्लूकोज है, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ये दोनों एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये दो सुगर यूनिट है, तो इसका C1 कार्बन, ये C1 कार्बन, और इसका ये C4 कार्बन, दूसरा हमारा जो ग्लूकोज है इसका C4 कार्बन। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये OH ग्रुप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। ये ग्लाइकोसिडिक यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, तो ये दोनों OH ग्रुप पहले तो यहाँ पर निकल जाएंगे, और यहाँ पर दोनों के बीच इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, एक यहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लॉस होगा। तो इसको हम बोलेंगे ये जो बॉन्ड ब्रिज बना, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों के बीच जो प्रेजेंट है, इसको हम नाम देना हो तो इस तरीके से देंगे। इसका अल्फा डी ग्लूकोज, पहले वाले जो ग्लूकोज है इसका C1 कार्बन, यानी कि अल्फा, दोनों हमारे अल्फा एनोमर है, तो यहाँ पर अल्फा, और इसके पहला वाला ग्लूकोज है इसके C1 कार्बन, और दूसरा वाला का C4, यानी कि 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा जो डाइसैकेराइड रहेगा वो हमारा लैक्टोज में क्या रहेगा, लैक्टोज में यहाँ पर माल्टोज में हमारे 2 अल्फा डी ग्लूकोज थे, माल्टोज में 2 अल्फा डी ग्लूकोज थे, बट यहाँ पर लैक्टोज में क्या होगा, तो लैक्टोज में हमारे जो 2 मोनोमर रहेंगे, इसमें एक हमारा बीटा डी गैलेक्टोज रहेगा, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस इसके साथ जुड़ेगा बीटा डी ग्लूकोज, इसके साथ बीटा डी ग्लूकोज जुड़ेगा, और ये दोनों जुड़ के जो डाइसैकेराइड बनाएंगे इसको लैक्टोज, या इसको हम मिल्क शुगर भी बोलेंगे, मिल्क शुगर भी बोलेंगे, क्योंकि ये मिल्क के अंदर, दूध के अंदर देखने को मिलता है, सो इसको हम मिल्क शुगर बोलेंगे। लैक्टोज किस में देखने को मिलता है, तो दूध के अंदर। तो इसमें हमारे 2 मोनोमर, एक हमारा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, दोनों कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो बीटा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। यहाँ पर किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा गैलेक्टोज है, जैसे कि ये हमारा गैलेक्टोज है, और ये गैलेक्टोज हमारा बीटा डी गैलेक्टोज है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, पहले यहाँ पर बीटा स्ट्रक्चर में इसका जो OH ग्रुप रहेगा वो ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा, सेम। उसके बाद OH H, फिर से यहाँ पर OH H, गैलेक्टोज में यहाँ पर C4 कार्बन के ऊपर हमारा OH ऊपर रहता है, और यहाँ पर H एंड CH2OH, ये तो आपको पता ही है। इसको हम बीटा डी गैलेक्टोज बोलेंगे, बीटा डी गैलेक्टोज बोलेंगे। इसके साथ जुड़ता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज, इसके साथ बीटा डी ग्लूकोज जुड़ेगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से, यहाँ पर इसके C1 कार्बन के ऊपर यहाँ पर OH ऊपर रहेगा, क्योंकि ये बीटा है, तो OH H, जैसे यहाँ पर H OH OH H, यहाँ पर H एंड OH, H एंड CH2OH, तो ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पर ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप, इन दोनों के बीच यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, और यहाँ पर भी सेम हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी कि ये बॉन्ड बना तो हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। ओके, जैसे कि ये OH ग्रुप है और दूसरा भी हमारा OH ग्रुप है, तो यहाँ पर ये OH पूरा ग्रुप रहेगा और ये OH ग्रुप इस तरीके से, तो यहाँ पर
ये हमारा O बॉन्ड H टूटेगा, O और H के बीच में बॉन्ड है वो टूटेगा, तो यहाँ पर H प्लस और O माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा OH पूरा ग्रुप एक रिलीज हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा जो O माइनस है ये आके जुड़ जाएगा इसके ऊपर, और जो OH ग्रुप और हमारा जो ये H प्लस दोनों रिलीज होके OH माइनस प्लस H प्लस इस तरीके से यहाँ पर H2 बना लेंगे। ये इसकी केमिस्ट्री है इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो O माइनस बना वो ये जो बॉन्ड है इसके साथ जुड़ के इस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर OH था तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो यहाँ पर जो O बॉन्ड, यहाँ पर O बॉन्ड H था, O बॉन्ड H था, तो ये बॉन्ड टूट गया। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, जैसे कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर हुआ और यहाँ से पूरा OH ग्रुप निकल गया। तो ये OH और H एक H2 को बना लेंगे, और ये जो ऑक्सीजन रहेगा ये वाला कार्बन ये हमारे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर इसको यहाँ पर ना लिखते हुए इसको बीच में लिखे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एनोमर है वो बीटा है। ओके, सो ये हो गया हमारा लैक्टोज शुगर। यहाँ पर लैक्टोज और माल्टोज, लैक्टोज और माल्टोज, तो इन दोनों को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। लैक्टोज और माल्टोज को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। इसको रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो यहाँ पर ये जो एंड है वो रिड्यूसिंग एंड है, इसमें रिडक्शन हो सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एंड है, तो इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और आगे हम देखने वाले हैं सुक्रोज को। तो सुक्रोज में यहाँ पर जो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। तो यहाँ पर सुक्रोज, सुक्रोज किस में देखने को मिल रहा है, तो सुक्रोज जैसे कि गन्ना होता है तो गन्ने के जूस में या गन्ने के अंदर हमारा सुक्रोज देखने को मिलता है। जैसे कि जो शुगर रहती है या हम चीनी डालते हैं चाय में, तो ये जो चीनी रहती है चीनी के अंदर सुक्रोज रहता है। सो सुक्रोज में क्या होगा, तो सुक्रोज में हमारे जो दो मोनोमर रहेंगे, इसमें हमारा एक अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा, और दूसरा बीटा डी फ्रुक्टोज रहेगा, बीटा डी फ्रुक्टोज रहेगा। यहाँ पर गैलेक्टोज में लैक्टोज में क्या था, तो लैक्टोज में हमारा जो गैलेक्टोज रहेगा वो आगे रहेगा, बट सुक्रोज जो रहेगा, सुक्रोज में हमारा ग्लूकोज आगे रहेगा और जो फ्रुक्टोज रहेगा वो इसके पीछे रहेगा। ओके, सो ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज ये दोनों किस तरीके से जुड़ेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि ये पहले ग्लूकोज है तो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज इस तरीके से होगा, OH H एंड OH, OH H HOH H एंड CH2OH, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। इसके साथ जुड़ेंगे हमारे बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर इसमें पायरेनोज स्ट्रक्चर रहेगा, सॉरी फ्यूरानोज स्ट्रक्चर रहेगा। फ्यूरानोज हमारा थाई मेंबर वाला रिंग, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर जो H एंड OH रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बीटा स्ट्रक्चर में हमारा CH2OH, यहाँ पर CH2OH है और यहाँ पर OH है। ओके, ये हमारा C1 कार्बन C2, इसके बाद यहाँ पर OH H एंड OH, और यहाँ पर फिर से H एंड CH2OH, CH2OH एंड H। इस तरीके से ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया, ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड बनने इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर OH ये ग्रुप है और ये OH ग्रुप, तो ये दोनों ग्लाइकोसिडिक इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेंगे। ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी लॉस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा
ये जो बनेगा इसको हम सुक्रोज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सुक्रोज। और सुक्रोज जो रहेगा वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। यहाँ पर ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके एंड में यहाँ पर हमारा रिडक्शन नहीं हो सकता, तो इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। अगर यहाँ पर सुक्रोज को कई जगह पर, जैसे कि ये हमने इस तरीके से लिखा है, बट कई जगह पर यहाँ पर H एंड OH, यहाँ पर जैसे कि ये जो CH2OH है वो ऊपर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH2OH ऊपर लिख देते हैं और OH यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर तो OH था ही, बट यहाँ पर सेम यहाँ पर भी H एंड CH2OH इस तरीके से रहेगा, तो ये भी हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज ही है। आपको ये समझ लेना है, ये भी हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज। यहाँ पर दोनों हमारे CH2OH रहेंगे वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो इसको हम बीटा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप और OH ग्रुप इन दोनों के बीच इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, तो दूसरा इस तरीके से भी हम स्ट्रक्चर को, सुक्रोज के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सुक्रोज, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। और माल्टोज और लैक्टोज जो रहेंगे वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर रहेंगे। ओके, ये हो गया हमारा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में हमने देखा, ये आपको वैसे ये जो हमारे बॉन्ड के टाइप है ये भी याद कर लेने हैं। जैसे कि माल्टोज है, तो माल्टोज में हमारा अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसमें हमारे दोनों अल्फा एनोमर रहेंगे। लैक्टोज में हमारा बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा? बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सुक्रोज में देखेंगे तो सुक्रोज में यहाँ पर हमारा ये C1 कार्बन है, और ये हमारा जो बीटा डी फ्रुक्टोज है इसमें ये C2 कार्बन है। तो इसमें हमारा जो बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलेंगे, ये बॉन्ड को नाम देंगे अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 2, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का 1 कार्बन यानी कि अल्फा 1, और बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। और ये डी तो आपको पता ही है, डी इसके लास्ट एनोमेरिक कार्बन के ऊपर इसका ओरिएंटेशन डी, H एंड OH का ओरिएंटेशन क्या है, तो इसके हिसाब से डी और L आइसोमर यहाँ पर हम समझेंगे। बट यहाँ पर जो हमारे सारे ये हमने देखे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो इसमें हमारे डी ही आइसोमर चलेंगे। ओके, इसके बाद ये हमारा डाइसैकेराइड यानी कि ओलिगोसैकेराइड हो गया। और नेक्स्ट में लास्ट में हमारा पॉलीसैकेराइड। ये आपकी बुक में टॉपिक दिए गए हैं, बट ये शॉर्ट में है, हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको वाइडली समझने का ट्राई करेंगे। लास्ट में हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, तो पॉलीसैकेराइड में हमारे जो शुगर यूनिट हमने देखे थे, शुगर यूनिट, इसमें शुगर यूनिट रहेंगे वो 10 से ज्यादा रहेंगे। इसमें 10 से ज्यादा शुगर यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के हमारा पॉलीसैकेराइड बनेंगे। इसमें दो टाइप के पॉलीसैकेराइड, एक हमारा होमोपॉलीसैकेराइड, एक हमारा होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा, तो हमारे ओनली वन टाइप के मोनोमर रहेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। बट पॉलीसैकेराइड में देखेंगे तो इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर या मोनोसैकेराइड, मोनो, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के मोनोमर रहेंगे। जैसे कि होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल में जैसे कि सेल्यूलोज हैं,
सेल्यूलोज है, इसके अलावा एमाइलोज है, इसके अलावा जैसे कि स्टार्च है। स्टार्च में दो टाइप के, यहाँ पर स्टार्च में दो चीजें रहेंगी, एक हमारा एमाइलोज रहेगा और दूसरा एमाइलोपेक्टिन रहेगा। एमाइलोपेक्टिन रहेगा, ये आपको याद रखना है। स्टार्च में दो रहेंगे, एमाइलोज रहेंगे और एमाइलोपेक्टिन रहेंगे। और दूसरा ग्लाइकोजन में भी सेम रहता है। हमारे जो ये स्टार्च रहेंगे, स्टार्च में हमारे जो ये एमाइलोज रहेंगे, एमाइलोज एक लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, बट ये एमाइलोपेक्टिन रहेगा, ये हमारा इसके अंदर ब्रांचेस प्रेजेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? तो ब्रांचेस रहेंगी। सो यहाँ पर ग्लाइकोजन रहेगा वो हमारा, जैसे कि स्टार्च है तो स्टार्च हमारा प्लांट के अंदर फूड का रिजर्व स्टोरेज रहता है, प्लांट के अंदर। और ग्लाइकोजन हमारा एनिमल के अंदर ये फूड का स्टोरेज फॉर्म रहता है। ओके, इसको हम ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलेंगे। और सेम हमारे ग्लाइकोजन में भी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन रहते हैं, बट यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन जो रहेंगे वो इसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा रहेंगी। इसमें भी एमाइलोज रहेंगे और एमाइलोपेक्टिन रहेंगे, बट यहाँ पर इसमें एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस ज्यादा रहेंगी, मैनी ब्रांचेस, इसमें ब्रांचेस ज्यादा रहेंगी। सो इस तरीके से ये ग्लाइकोजन हो गया। इसके बाद एक और यहाँ पर है इन्यूलिन। ये आपको याद करना है। इन्यूलिन जो है वो हमारा फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, आपको याद रखना है, ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। और एक यहाँ पर चिटिन जो है वो क्या है? तो चिटिन हमारे जो कुछ ऐसे इंसेक्ट रहते हैं, तो इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है? कुछ ऐसे हमारे इंसेक्ट जिसके अंदर हमारा एक्सोस्केलेटन बनाएगा। और ये चिटिन का बना हुआ होगा। और ये चिटिन हमारा एक टाइप का होमोपोलीसैकेराइड है। सो आपको ये समझ लेना है, होमोपोलीसैकेराइड में हमारे सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन और चिटिन, इसमें से हम कुछ का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। और हेट्रोपोलीसैकेराइड में यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हमारे जो जैसे कि कुछ डेरिवेटिव रहेंगे, जैसे कि सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज का कुछ डेरिवेटिव रहेगा, तो ये हमारे हेट्रोपोलीसैकेराइड रहेंगे। इसमें जो मोनोमर रहेंगे वो डिफरेंट टाइप के मोनोमर रहेंगे, जैसे कि इसके एग्जांपल में एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन, हिपेरिन। इसके बाद म्यूकोपोलीसैकेराइड, हाइल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन एंड सल्फेट। बट यहाँ पर ये जो सारे एग्जांपल है ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो अगर आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है ये एग्जांपल, तो आपको कोई बात नहीं, कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको जो बुक में दी गई इतने आप याद कर सकते हैं। सो ये हमारे हेट्रोपोलीसैकेराइड हो गए। सो इसमें से यहाँ पर हमारे जो होमोपोलीसैकेराइड है, इसमें से कुछ एग्जांपल के यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखें तो, जैसे कि फर्स्टली यहाँ पर सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो सेल्यूलोज फर्स्टली यहाँ पर सेल्यूलोज के अंदर क्या होगा? तो सेल्यूलोज के अंदर हमारे बीटा डी ग्लूकोज इसका पॉलीमर होगा। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये हमारा यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज है, तो OH ऊपर H नीचे, H OH H OH H एंड CH2 OH। और इस तरीके से यहाँ पर इसका पॉलीमर रहेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये इसका पॉलीमर रहेगा, OH H OH H यहाँ पर H एंड CH2 OH। इस तरीके से यहाँ पर इसका पॉलीमर रहेगा, ये आगे पॉलीमर बनाता रहेगा। तो ये हमारा हो गया सेल्यूलोज, ये स्ट्रक्चर हो गया सेल्यूलोज का। इसके अंदर जो बॉन्ड है इसको हम बीटा, इसके अंदर जो बॉन्ड है इसको हम बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको याद रखना है। सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा और इसके अंदर जो मोनोमर रहेंगे वो हमारे बीटा डी ग्लूकोज रहेंगे, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद सेलुलोज के बाद यहाँ पर ग्लाइकोजन, पहले स्टार्च के अंदर क्या रहेगा, तो स्टार्च के अंदर हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर रहेंगे, एक एमाइलोज रहेगा और दूसरा एमाइलोपेक्टिन रहेगा। पहले एमाइलोज क्या होता है, तो एमाइलोज जो रहेगा वो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर रहेगा। इसके अंदर इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि एमाइलोज के अंदर हमारा ये अल्फा डी ग्लूकोज में हमारे जो OH ग्रुप रहेंगे H एंड OH इस तरीके से रहेंगे, HOH OHH HOH H एंड CH2OH। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी ये कंटिन्यू होगा, यानी कि ये O इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, HOH OHH H एंड CH2OH। और ये पॉलीमर है तो आगे ये प्रोसेस चलती रहेगी, यहाँ पर भी ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये जो हमारा पॉलीमर है इसके n मोनोमर इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एमाइलोज। इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एमाइलोज के क्या, इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज है और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर रहता है। एमाइलोज जो रहेगा वो एक लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, इसके अंदर बॉन्ड रहेगा वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। बट अगर एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो एमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, तो जैसे कि ये हमारा एमाइलोज है, एमाइलोज के ऊपर यहाँ पर इसके C6 कार्बन, जैसे कि यहाँ पर ये CH2OH इस तरीके से है, तो इसके साथ यहाँ पर हमारा दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज आके जुड़ेगा, ये इस तरीके से जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ये अल्फा डी ग्लूकोज H एंड OH HOH OHH HOH H एंड CH2OH। ये हमारा ऐसे ये मैंने एक ग्लूकोज दिखा है, ऐसे कई सारे ग्लूकोज ऐसे लंबी चेन हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये C6 कार्बन है, C6 कार्बन और ये C1 कार्बन, इन दोनों के बीच यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो ये इस तरीके से बनेगा, ये दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है -H2O। तो ये जो हमारा बॉन्ड बना है इसको हम बोलेंगे एमाइलोपेक्टिन में, स्पेशली एमाइलोपेक्टिन में हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो रहता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पर इसके साथ साथ हमारा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ये हमारा जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर दो टाइप के एमाइलोपेक्टिन में दो टाइप के बॉन्ड रहेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ये स्टार्च हो गया। और ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो ग्लाइकोजन सेम हमारा जो स्टार्च का स्ट्रक्चर रहेगा सेम ऐसा ही ग्लाइकोजन का रहेगा। इसमें भी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों रहेंगे और इसमें भी जो एमाइलोपेक्टिन रहेगा, एमाइलोपेक्टिन के ऊपर ज्यादा ब्रांचेस रहेंगी। ये हमारी जो एक ऐसी ब्रांचेस है, ऐसे कई सारी ब्रांचेस कंपेयर टू स्टार्च ग्लाइकोजन में हमारी जो ब्रांचेस रहेंगी वो ज्यादा रहेंगी, तो ये इसके बीच डिफरेंस है। और इन्यूलिन की बात करें तो तीसरा इन्यूलिन क्या है, तो इन्यूलिन हमारा जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। ओके, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको इतना जरूरी नहीं है,
तो इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं देखते हैं। सो इन्यूलिन हमारा फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। सो ये हो गया हमारे होमोपॉलीसेकेराइड। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में यहाँ पर इसके कोई स्ट्रक्चर हमको जानने की इतनी जरूरत नहीं है। ये आप अगर मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आप ये सारी चीजें देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में। सो ये हो गया हमारा पॉलीसेकेराइड। बट यहाँ पर आपकी बुक में कुछ टॉपिक दिए गए, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पर जैसे कि आपकी बुक में एक टॉपिक दिए गए, जैसे कि जो हमारा ये हमने देखा था स्टार्च, ये स्टार्च रहेगा। स्टार्च यहाँ पर इसके जो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा स्टार्च का, ये हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया, बट यहाँ पर इसका सेकेंडरी एक स्ट्रक्चर रहेगा और वो हेलिकल फॉर्म में इस तरीके से रहेगा, ये हेलिकल फॉर्म में रहेगा। बट यहाँ पर जो सेल्यूलोज रहेगा वो सेल्यूलोज में कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। अब ये जो स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें ये आयोडीन को होल्ड करता है, होल्ड आयोडीन, और इस वजह से इसका ब्लू कलर दिखता है, इसका कलर ब्लू दिखता है। ओके, सो आप अगर स्टार्च को आपको टेस्ट करने का या लेबोरेटरी में इसको आइडेंटिफाई करने मिलेगा तो आप समझोगे कि कोई आयोडीन जो रहेगा, आयोडीन का सॉल्यूशन इसके अंदर डालने से इसका कलर जो रहेगा वो ब्लू हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। इसके बाद यहाँ पर हमने सारे हमारे जैसे कि सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर देखा, स्टार्च का स्ट्रक्चर देखा, तो इसमें जो इसका लेफ्ट एंड रहेगा, इसका लेफ्ट एंड रहेगा वो नॉन रिड्यूसिंग रहेगा, नॉन रिड्यूसिंग रहेगा। बट इसका राइट एंड रहेगा, राइट एंड रहेगा वो रिड्यूसिंग रहेगा, रिड्यूसिंग एंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से था, जैसे कि यहाँ पर H एंड OH थे, ये इसका राइट एंड है, तो राइट एंड में यहाँ पर H एंड OH था, तो यहाँ पर ये यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है, तो इसको हम रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे। और ये हमारा लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग। सो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा ये एग्जांपल है चिटिन। चिटिन हमारा एक होमोपॉलीसेकेराइड रहता है, और ये हमारे जो इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन बनाता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है। ये हमारा एक टाइप का होमोपॉलीसेकेराइड है। सो ये आपको समझ में आ गया। और हमारे ये पॉलीसेकेराइड के इंपॉर्टेंट में हम देखें तो जैसे कि हमारा जो पॉलीसेकेराइड रहेगा हमारे सेल वॉल बनाता है, सेल वॉल बनाएगा, जैसे कि सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज की सेल वॉल रहेगी। इसके अलावा ये कई और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं, जैसे कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन रहेंगे इसके अंदर भी इसका कुछ पोर्शन या पार्टिसिपेशन रहेगा। इसके अलावा हमारे जो पेपर और कॉटन रहेंगे, जैसे कि कॉटन रहेंगे तो कॉटन के जो थ्रेड रहेंगे वो भी हमारे सेल्यूलोज के बने हुए होंगे, ये भी सेल्यूलोजिक होंगे, सेल्यूलोजिक रहेंगे। और हमारे जो हम पेपर बनाते हैं, जो भी हम कागज बनाते हैं, तो कागज में जो हमारा प्लांट का पल्प रहता है, जिस भी प्लांट का पल्प रहता है वो भी सेल्यूलोजिक रहता है, ये भी सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। सो इस तरीके से ये हमारा पॉलीसेकेराइड हो गया। सो ये इसी के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, और इसी को हमने थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश की है। अगर ये लंबा हो गया हो तो आप प्लीज कमेंट में कमेंट करके बताइए, ताकि इसको हम शॉर्ट करने का फिर से एक बार नया लेक्चर वीडियो बनाएंगे और इसको शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइज।